दिल्ली जाना एक मुख्यमंत्री के लिए और बीजेपी के वरीय नेताओं से मुलाकात न हो पाना कहीं ना कहीं इंटरनली रूप से यह संकेत जरूर दे रहा है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कितना भी जेडीयू पार्टी के नेता दबाव बना ले, लेकिन 5 से अधिक सीट बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव में जेडीयू पार्टी को देने नहीं जा रही। बीपीएससी यह अपने ऊपर आरोप नहीं लगने देगी। बीपीएससी पर आरोप लगना मतलब कि नीतीश सरकार पर आरोप लगना, और सिर्फ जांच में पटना का ही बात सामने आ रहा है, दूसरे सेंटरों की बात सामने नहीं आ रही है। तो नीतीश कुमार यह नहीं चाहेंगे कि चुनाव से पहले एक बड़ा धब्बा अपने सिर पर हम ले कि हाँ बीपीएससी का पेपर लीक पटना ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के हर एक सेंटरों पर हुआ था। अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन कर ले, दिल्ली में टिक पाना फिलहाल की स्थिति जो सर्वे की रिपोर्ट भी आ रही है लगातार, उसमें यह कहीं से भी नहीं दिख रही कि बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव में टिक पाएगी या फिर दिल्ली की जो सत्ता है वो बीजेपी के हाथ लग पाएगी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। ना मोदी मिले ना नड्डा। नीतीश कुमार दिल्ली तो जाते हैं पर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात नहीं होती। कहने के लिए तो मंगलवार को लौटने वाले थे, पर देर रात शाम सोमवार को ही नीतीश कुमार पटना लौट आए। ऐसे में सियासी गलियारों में काफी हलचल मची हुई है। बिहार की राजनीति के दृष्टिकोण से तमाम विपक्ष पार्टी इस मुलाकात को ना संभव होने के लिए एक अलग ही नजरिया दे रही है। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी संजीव जी। संजीव जी, बताइए किस तरीके से आप इस चीज को देखते हैं कि दिल्ली जाते हैं पर ना मोदी मिलते हैं ना जेपी नड्डा मिलते हैं। क्या लगता है कि नीतीश कुमार के लिए ये मुलाकात संपन्न ना होने के पीछे क्या वजह है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है सीधी की एनडीए गठबंधन में लगातार 2 सप्ताह से खबर चल रही है कि कहीं ना कहीं खटपट की बातें जो है वो अब पब्लिक डोमेन में आ चुकी है और बीजेपी जेडीयू पार्टी से काफी नाराज चल रही है। और आपने देखा होगा पिछले दिन की जेडीयू पार्टी ने पोस्टर जारी करके यह दिखाने की, यह बताने की कोशिश कर दिया था कि 2025 में नीतीश कुमार ही सीएम पद के दावेदार होंगे। उसके बाद से खास करके और उठापटक की स्थिति बन गई थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो दिलीप जायसवाल हैं, उनका बयान जो आया था, बयान के बाद कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के बीच तनाव वाली स्थिति बनती हुई दिख रही थी। इसी बीच जब नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा हुई, मतलब दिल्ली के लिए जब पटना से नीतीश कुमार निकले, तो लगातार यह कहा जा रहा था कि एनडीए गठबंधन में जो दोनों पार्टियों के बीच जो खास करके बीजेपी और जेडीयू के बीच जो मनमुटाव है उसे दूर करने की कोशिश से दिल्ली में की जाएगी। नीतीश कुमार को लेकर के कहा यह भी जा रहा था कि वहां पे जेपी नड्डा से वह मुलाकात करेंगे, बैठ करके इन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। अगर जेपी नड्डा से मुलाकात नहीं होती है तो पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होनी तय है। और खास करके नीतीश कुमार इसी के लिए दिल्ली गए हुए थे, लेकिन दिल्ली में नहीं जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हो पाई, ना ही पीएम मोदी से मुलाकात हो पाई। जेडीयू के नेता भले ही कह रहे हैं कि जेपी नड्डा से फोन पर ही नीतीश कुमार की बातचीत दिल्ली जाने के बाद हो गई थी। नीतीश कुमार को लगा कि अब मिलने की आवश्यकता नहीं है, फोन पर ही हमारी बातचीत पूर्ण हो गई है तो फिर मिलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सीधी बात यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि दिल्ली जाना एक मुख्यमंत्री के लिए और बीजेपी के वरीय नेताओं से मुलाकात न हो पाना कहीं ना कहीं इंटरनली रूप से यह संकेत जरूर दे रहा है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और जेपी नड्डा भी और पीएम मोदी भी नीतीश कुमार से काफी नाराज चल रहे हैं। खास करके जो अमित शाह के ऊपर संसद में जो आरोप लगा भीमराव अंबेडकर साहब को अपमान करने का, उस मुद्दे पर जेडीयू पार्टी के कोई भी सांसद या कोई भी नेता खुल करके बीजेपी के समर्थन में उतरने का काम नहीं किया था। इसको लेकर के बीजेपी आला कमान काफी नाराज चल रहा था और नीतीश कुमार यह मन में सोच करके यह मतलब कि कह ले कि सोच करके गए हुए थे कि दूरियां मिटाने की हमारी कोशिश रहेगी और जो भी बातचीत है उसे हम बातचीत करके खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन रूटीन चेकअप का एक बहाना नीतीश कुमार के पार्टी के नेताओं की तरफ से दे दिया गया कि नीतीश कुमार रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली गए हुए थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार वाले से मिलने के लिए गए थे, उनके परिजनों से हालांकि नीतीश कुमार ने मुलाकात की, लेकिन आनन फानन में दिल्ली जाना और पीएम मोदी और जेपी नड्डा से मुलाकात नहीं हो पाना, यह कहीं ना कहीं एक दूसरे तरफ बिहार की राजनीति को संकेत जग जाहिर कर रहा है। स्थिति 2025 चुनावी मैदान में अगर हम देखे जाए तो दिल्ली का जो है विधानसभा चुनाव फरवरी में होने जा रहा है, उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ऐसे में देखा जाए तो नीतीश कुमार के लिए बिहार से ज्यादा अभी दिल्ली जो है सिरदर्द बना हुआ है। इस पर आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, सीधे तौर पर नीतीश कुमार का दिल्ली जाना एक दो मुद्दों को लेकर के बैठकर बातचीत करने का नहीं था। खास करके बातचीत दिल्ली विधानसभा को लेकर के भी नीतीश कुमार करना चाह रहे थे कि बिहार तो है ही, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी हमारी पार्टी वहां पर कर रही है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी को
कितने हिस्सेदारी मिलेगी, कितने सीटों पर जेडीयू पार्टी लड़ेगी और कितने सीटों पर सामंजस्य की स्थिति बन पाएगी, इसको लेकर के नीतीश कुमार चाह रहे थे लगतार की जेपी नड्डा से बैठ करके, पीएम मोदी से, अमित शाह से बैठ करके हम बातचीत करके सीटों का जो मतलब सीटों का जो बंटवारा है उन सभी तमाम मुद्दों पर बातचीत करके और वहां से हम अपना उम्मीदवार घोषित करें, उम्मीदवारों को कह दे कि आप तैयारी कीजिए और उन सीटों पर हमारी पार्टी तैयारी करे, जम करके तैयारी करे और वहां पर चुनाव लड़े। लेकिन बीजेपी पार्टी की तरफ से किसी भी मुद्दे पर नीतीश कुमार को भाव तक नहीं दिया गया। लगातार नीतीश कुमार दिल्ली में फील्डिंग करने के लिए करकारणि प्रदेश माफ कीजिएगा करकारणि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो संजय झा हैं उनको उन्होंने लगा रखा है, केंद्रीय मंत्री जो ललन सिंह हैं उनको उन्होंने लगा रखा है। यानी कि दो बड़े नेताओं को नीतीश कुमार पहले से ही दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में कैसे तैयारी किया जाए, किन किन सीटों पर हमारी पार्टी अगर लड़ती है तो उस सीट को जीत सकती है, तो उन तमाम सीटों का मूल्यांकन इन दो बड़े नेताओं की तरफ से दिल्ली विधानसभा चुनाव में किया जा रहा है। और नीतीश कुमार यह चाहते थे कि जल्द से जल्द हम दिल्ली जाकर के बैठ करके और सीटों का जो बंटवारा है उन सभी चीजों पर हम बातचीत करके फाइनल कर ले, ताकि हमारी पार्टी मजबूती से वहां पर लड़ सके। सीधी दरअसल में 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था दिल्ली में, उस समय भी जेडीयू पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर के ही चुनाव लड़ी थी और महज 70 सीटों में नीतीश कुमार के पाले में बीजेपी ने 2 सीट दिया हुआ था। दोनों सीट पर नीतीश कुमार की पार्टी वहां पर हार गई और लगातार नीतीश कुमार की तरफ से दावा किया जा रहा था 2020 के चुनाव में भी कि जितने भी बिहार वासी हैं, जो भी पूर्वांचल क्षेत्र के लोग हैं या फिर कह ले कि बिहार के जो भी वहां लोग जा करके बसे हुए हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतलब कि वहां के वोटर्स हैं दिल्ली राज्य में, उन तमाम बिहारियों का वोट बैंक कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ ट्रांसफर हो पाएगा। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में कहीं से भी यह नहीं दिखा कि नीतीश कुमार के चेहरा पर और नीतीश कुमार के दम पर जेडीयू पार्टी को किसी भी तरह के प्रॉफिट पहुंच पाए, ये साफ तौर पर नहीं दिखा। तो बीजेपी को यह लग रहा है कि नीतीश कुमार को दिल्ली विधानसभा चुनाव में साथ लेने से हमें किसी भी तरह की फायदा होने वाली नहीं है। बीजेपी को यह लग रहा है कि नीतीश कुमार को दिल्ली विधानसभा चुनाव में साथ लेने से हमें किसी भी तरह की फायदा होने वाली नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार लगातार यह प्रयास कर रहे हैं, उनके तमाम दोनों बड़े नेता ललन सिंह और संजय झा यह प्रयास में जुटे हुए हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से झारखंड विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स करके और वहां साथ मिलकर लड़ने का जेडीयू पार्टी काम की, वैसे ही दिल्ली विधानसभा चुनाव भी जेडीयू पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन करके और चुनाव लड़ने का काम करेगी। लेकिन नीतीश कुमार की मुलाकात सीधे तौर पर दोनों बड़े नेताओं से नहीं हुई। इन तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत फाइनल नहीं हो पाया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में हम साथ मिलकर लड़ेंगे तो हमें कितने सीट पर लड़ने का मौका दिया जाएगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार नीतीश कुमार भी नाराज चल रहे हैं, बीजेपी भी नाराज चल रही है, क्योंकि नीतीश कुमार के पार्टी के जो बड़े नेता वो लगातार दावा कर रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जेडीयू पार्टी लड़ेगी और लगभग 10 से 15 सीटों पर लड़ेगी, जो कि बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं 10 से 15 सीट एक मुसीबत की मतलब मुसीबत बन गया है कि 10 से 15 सीट दे पाना असंभव है, भले ही जेडीयू पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है। इन सभी चीजों को लेकर के नीतीश कुमार क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे कि बैठ करके हम बातचीत करके और फाइनल करें कि कितने सीटों पर हमारी पार्टी लड़ेगी और मूल्यांकन करते हुए अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करें। लेकिन यह सब संभव नहीं हो पाया। सीधी जैसे आपने बताया कि भाव तक नहीं मिला नीतीश कुमार को, साथ ही 2020 का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जिन जगहों पर उन्हें सीट दी गई थी दिल्ली में, वहां से तो जीत हासिल हुई नहीं। लगता है कि इस बार बीजेपी या एनडीए गठबंधन चाहेगी दिल्ली में जेडीयू को उतारना, सीट देने का काम करेगी? ऐसे देखिए, बीजेपी लगातार अपने सहयोगी दल को नाराज करके चलने का काम नहीं कर रही है। आप झारखंड में ही देख लीजिए, चिराग पासवान को भी बीजेपी ने साथ लेकर चलने का काम किया झारखंड विधानसभा चुनाव में और उनके उम्मीदवार की जीत भी हुई। हालांकि नीतीश कुमार को भी साथ लेकर चलने का काम बीजेपी किया। अनेक राज्यों में आप देख लीजिए, बीजेपी जिस पार्टी के साथ गठबंधन में है उन तमाम पार्टी के नेताओं को नाराज करने की कोशिश नहीं करती है और दिल्ली में भी बीजेपी जेडीयू पार्टी को नाराज नहीं करेगी। लेकिन जेडीयू पार्टी की तरफ से जो प्रेशर दिया जा रहा है कि 10 से 15 सीटों पर हमारी पार्टी वहां पर चुनाव लड़ेगी, यानी कि 10 से 15 सीट हमें चाहिए, जो कि बीजेपी के लिए एक मुसीबत बन गई है कि 10 से 15 सीट दे पाना यह तो असंभव वाली बातें हो गई और 10 से 15 सीट देंगे भी तो नीतीश कुमार की पार्टी वहां पर जीत हासिल नहीं कर पाएगी। लेकिन जेडीयू की तरफ से इस बात को लगातार कहा जा रहा है, लगातार यह दबाव दिया जा रहा है कि जो भी बिहार के लोग वहां जाकर के दिल्ली राज्य के जो वोटर्स बने हुए हैं उन तमाम लोगों का वोट बैंक नीतीश कुमार के चेहरे पर ही एनडीए गठबंधन को वहां पर ट्रांसफर हो पाएगा, नहीं तो बीजेपी कमजोर हो जाएगी। क्योंकि दिल्ली में यूपी और बिहार के लोगों की आबादी काफी अच्छी है और वहां के वो लोग वोटर्स बन गए हैं परमानेंट और वहां पर वोट भी डालते हैं।
तो इन तमाम चीजों को लेकर के जेडीयू इसका लाभ उठाना चाहती है, बिहारियों के नाम पर सीट बंटवारा करना चाहती है, ताकि जो बिहारी वहां पर जाकर बसे हुए हैं उनका वोट ट्रांसफर हम करा सके। हम गठबंधन में लड़ेंगे तो दोनों पार्टियों को फायदा होगी, बीजेपी को भी और जेडीयू को भी। जेडीयू अकेले लड़ना नहीं चाहती है, अपने सहयोगी दल, जो सबसे बड़े सहयोगी दल है बीजेपी, उसको साथ लेकर के चलना चाहती है। लगातार ललन सिंह कह रहे हैं, लगातार संजय झा इस बात को कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जो भी बड़े नेता हैं वह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब देखने वाली बात होगी सीधी आने वाले दिनों में जेडीयू पार्टी को बीजेपी कितने सीटों पर राजी कर पाती है दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में तमाम जितने भी बिहारी वोटर्स हैं, उन तमाम बिहारी वोटर्स की लगातार मतलब कि पिछला अगर 3 बार का अगर टर्म का आप देखिए, मतलब कि 2010 से लेकर के और 2025 का खास करके और 2015 के बाद से खास करके, तो अरविंद केजरीवाल को वोट जाते रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार बिहारी तमाम जो भी वोटर्स हैं उनके बदौलत, और जो यूपी के जो खासकर पूर्वांचल क्षेत्र के जो वोटर्स हैं उनके बदौलत ही केजरीवाल लगातार सत्ता में वापसी कर पाते हैं, क्योंकि यूपी और बिहार के लोगों की संख्या वहाँ पे काफी अच्छी है और खास करके लेबर ग्रुप के लोग वहाँ पे रहते हैं, जो कंपनी में काम करते हैं, जिनके बच्चे अच्छे स्कूल, अच्छे स्वास्थ्य के लिए तरसते थे जो लोग, उनको अब अच्छी सुविधाएं अरविंद केजरीवाल लगातार दे रहे हैं। इसलिए पूर्वांचल के लोगों की बात कर ले या फिर बिहारियों की बात कर ले, तो वो वोटर्स लगातार अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ी हुई है। बीजेपी भी यह नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार को हम मतलब साइड लाइन करके इनके पार्टी के साथ बिना गठबंधन करके चुनाव लड़े। अगर हार भी जाते हैं तो यह कहना होगा कि बिहारियों का वोट बैंक आपको ट्रांसफर नहीं हो पाया, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ आपने गठबंधन नहीं किया। इसलिए यह मौका बीजेपी भी गंवाना नहीं चाहेगी। लेकिन सीटों का जो फैसला है, ऐसा लग रहा है कि 4 से 5 सीट कितना भी जेडीयू पार्टी के नेता दबाव बना ले, लेकिन 5 से अधिक सीट बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव में जेडीयू पार्टी को देने नहीं जा रही है सीधी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो केजरीवाल के सामने क्या लगता है कि नीतीश कुमार या फिर पीएम मोदी टिक पाएंगे? क्योंकि 2020 का हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बीजेपी को भी सिर्फ 8 सीट मिली थी, वहीं 70 में से 62 सीट तो केजरीवाल ही ले गए। तो बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, अरविंद केजरीवाल लगातार यह ऐलान करते हुए दिख रहे हैं चुनाव से पहले। आपने देखा होगा दलितों के लिए सबसे बड़ा ऐलान उन्होंने किया कि विदेशों में रह करके हम पढ़ाएंगे, है ना, स्कॉलरशिप देने का काम करेंगे दलित छात्रों को, क्योंकि दिल्ली में लगभग 16 से 17% दलितों की आबादी है और जो भी दलित वोट बैंक है वो अरविंद केजरीवाल का ही माना जाता है, क्योंकि उन्होंने झुग्गी बस्तियों के लिए काफी बेहतर काम किया है और उन्हें प्रलोभन में लाने के लिए ही दलित छात्रों को विदेश में रखकर पढ़ाने का, स्कॉलरशिप देने का, यह उसको मध्य में रखते हुए अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा कार्ड खेल दिया है। साथ ही साथ महिलाओं को 2500 रुपया हर एक महीना देने का उन्होंने केजरीवाल की तरफ से ऐलान कर दिया गया है ना। उसके साथ ही साथ आपको 2000 से 2500 के आसपास उन्होंने ऐलान किया है और लगातार वो ऐलान पे ऐलान किए जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली के लोगों के लिए केजरीवाल ने पिटारा ही खोल दिया है। आपने बीते दिन ही देखा होगा कि पुजारियों के लिए भी उन्होंने यह ऐलान कर दिया है कि उन्हें भी हम हर एक महीने एक 18 रुपए की राशि हम देने का काम करेंगे। तो लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश से अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार किया जा रहा है, जो काम बीजेपी नहीं कर पा रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि जो भी केजरीवाल की योजना चल रही है, उन सभी योजना के मतलब योजनाओं को काट करने के लिए बीजेपी भी एक प्लान तैयार कर रही है। अपने मैनिफेस्टो में इन तमाम चीजों को ध्यान में रख रही है कि केजरीवाल के जो भी ऐलान हो रहे हैं, केजरीवाल की तरफ से जो भी योजना चल रही है, उससे बेहतर योजना को हम कैसे मैनिफेस्टो में अपने जोड़े, ताकि लोगों को लगे कि हाँ, इससे बेहतर बीजेपी का मैनिफेस्टो है और बीजेपी लगातार ऐलान कर रही है, केजरीवाल के ऐलान से बेहतर ऐलान करेगी, जो निभाएगी भी। हालांकि अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन कर ले, दिल्ली में टिक पाना फिलहाल की स्थिति, जो सर्वे की रिपोर्ट भी आ रही है लगातार, उसमें यह कहीं से भी नहीं दिख रही कि बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव में टिक पाएगी या फिर दिल्ली की जो सत्ता है वो बीजेपी के हाथ लग पाएगी सीधी। केजरीवाल के बाद अगर हम फिर से नीतीश कुमार पर आए तो एक अहम सवाल उठता है कि बिहार वासियों में, खासकर बिहार के युवाओं में एक बहुत ही अहम सवाल है कि क्या बीपीएससी मैटर पर नीतीश कुमार बोलेंगे? दिल्ली से लौट तो आए, लेकिन क्या लगता है कि बीपीएससी मुद्दे को नीतीश कुमार समझेंगे, अनसुना ना कर अभ्यर्थियों के लिए कुछ सोचेंगे? देखिए, नीतीश कुमार भी मतलब छात्र जीवन से ही उन्होंने राजनीति में कदम रखा है ना। तो छात्रों की समस्या को नीतीश कुमार भली भांति जानते हैं और नीतीश कुमार इसमें ऐसी बातें नहीं है कि अपने तमाम अधिकारियों से बैठकर बातचीत नहीं कर रहे होंगे। सबसे बड़ी मजबूरी नीतीश सरकार के लिए यह बन गई है, बीपीएससी छात्रों की मांग जायज है यह कहा जा रहा है, लेकिन आप देख लीजिए ट्रैक रिकॉर्ड कि पटना के अलावे दूसरे जिला में या फिर दूसरे सेंटर पर इस प्रकार की अफवाह, इस प्रकार की खबरें सामने नहीं आई कि वहां पर पहले से क्वेश्चन पेपर मौजूद था या फिर पेपर लीक की वहां पे बातें सामने नहीं आई, पटना छोड़ करके, है ना, और खास करके कुम्भरार जो सेंटर है उसे छोड़ करके। तो
नीतीश सरकार को यह लग रहा है कि बीपीएससी छात्रों की जो मांग है कि पूरे बिहार में मतलब जिस जिस सेंटर पे बीपीएससी का एग्जाम हुआ सारे सेंटर का एग्जाम रद्द कर दिया जाए। यह एक बहुत बड़ी मांग लग रही है नीतीश कुमार को, क्योंकि अगर रद्द कर देती है नीतीश सरकार, नीतीश कुमार यह आदेश भी दे देते हैं कि रद्द कर दिया जाए, तो नीतीश कुमार के ऊपर एक सबसे बड़ा अब तक का हम कह लेंगे कि सबसे बड़ा धब्बा लग जाएगा, सबसे बड़ा आरोप लग जाएगा कि नीतीश सरकार यह स्वीकार नीतीश सरकार की तरफ से कर लिया गया कि हाँ, पटना ही नहीं बल्कि पूरे राज्यों में हर एक सेंटर पर पेपर लीक हुआ था और पहले क्वेश्चन पेपर पहुंच चुके थे। इस चीज को लेकर के नीतीश कुमार काफी सजग हैं और यह आरोप अपने सरकार के ऊपर लगना नहीं देना चाहते हैं, चाहे वो बीजेपी के तमाम जो नेता हैं या फिर नीतीश कुमार है, सम्राट चौधरी भी उन्होंने भी आज बयान दिया है कि बीपीएससी जो आयोग है उसे तो सरकार ने खुली छूट दे रखी है, वो स्वतंत्र है, अपना मतलब जो भी डिसीजन लेना चाहे वो ले सकती है बीपीएससी। लेकिन बीपीएससी यह अपने ऊपर आरोप नहीं लगने देगी। बीपीएससी पर आरोप लगना मतलब कि नीतीश सरकार पर आरोप लगना, और सिर्फ जांच में पटना का ही बात सामने आ रहा है, दूसरे सेंटरों की बात सामने नहीं आ रही है। तो नीतीश कुमार यह नहीं चाहेंगे कि चुनाव से पहले एक बड़ा धब्बा अपने सिर पर हम ले कि हाँ, बीपीएससी का पेपर लीक पटना ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के हर एक सेंटरों पर हुआ था। और नीतीश कुमार हमको नहीं लगता है कि इसमें डिसीजन लेंगे पीछे हटने का। जब नीतीश कुमार की तरफ से डिसीजन अगर लेना रहता तो पहले ही राउंड में नीतीश कुमार की तरफ से यह बीपीएससी को आदेश दे दिया जाता, बुला करके अपने सचिव को बोल दिए रहते कि ठीक है, पूरे बिहार का आप जो है पेपर रद्द कर दीजिए बीपीएससी का। लेकिन इस प्रकार का कोई भी सुनवाई नीतीश कुमार करने नहीं जा रहे हैं। चुनाव से पहले अपने ऊपर एक बड़ा आरोप लगाने का काम नीतीश कुमार कभी भी नहीं करेंगे सीधी। और बीपीएससी के छात्र भले ही लगातार मांग कर रहे हो, लेकिन इस मांग को नीतीश कुमार सुनने वाले नहीं है। मेरे ख्याल से नीतीश कुमार आयोग के साथ साथ प्रशासन को भी काफी खुली छूट दे रखे हैं, जिस तरीके का नहीं, देखिए सीधे तौर पर जब हुड़दंगाई पे छात्र उतरेंगे और जब सरकार की आदेशों का अवहेलना करेंगे तो प्रशासन तो उसके लिए स्वतंत्र है ही कि हाँ, हमें कैसे शोरगुल रोकना है, हमें कैसे जो यातायात बाधित हो रही है, कैसे जो भी क्षति हो रही है ना, तो उसे कैसे रोका जाए, इसके लिए ही प्रशासन तो हर एक राज्य की पुलिस उसके लिए जिम्मेदार होती है, और सेंट्रल हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, तो उसी के लिए तो पुलिस उन्होंने रखा है ताकि शांति व्यवस्था बहाल किया जा सके। तो छात्रों पर लाठीचार्ज करना, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना, यह तो आम सी बात है, खास करके बिहार में, और यह पहली बार थोड़ी ही हुआ है। इसके पहले भी आप देख लीजिए, छात्रों के प्रदर्शन पर कई बार वाटर कैनन का प्रयोग किया गया है, कई बार लाठीचार्ज हुआ है, कई बार पीटे गए हैं बिहार में छात्र। पहली दफा ये कोई नई बात नहीं है। तो रही बात प्रशासनिक व्यवस्था की कि प्रशासन की तरफ से इस प्रकार की कठोर निर्णय लेना, तो नीतीश सरकार के तरफ से जो भी सचिव हैं, जो भी बड़े अधिकारी हैं, बिना उनके आदेश के पुलिस एक डंडे भी नहीं चला सकती है। तो उसके पहले आदेश जरूर उनको आता होगा कि हाँ ठीक है, इन्हें रोकने की कोशिश कीजिए, इन्हें दबाने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार की तो हर एक सरकार काम करती है अपने सत्ता में, तो ये कोई नई चीजें नहीं है सीधी। चलिए, तो जैसा कि आपने सुना कि नीतीश कुमार एक बार फिर से चर्चा का केंद्र बने हुए, फिर चाहे वो एनडीए के साथ उनकी तालमेल हो या फिर हो दिल्ली विधानसभा चुनाव पर सवाल, जेडीयू को कितने सीट मिलते हैं अरविंद केजरीवाल के सामने, क्या बीजेपी या जेडीयू टिक पाती है कि नहीं, ये हम दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखेंगे, जो खास तौर पे माना जा रहा है कि फरवरी में होने जा रहा है। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव में भी ये तय हो जाएगा कि क्या नीतीश कुमार ही सरकार रहेगी या फिर इस बार बिहार की जनता पलटवार करेगी। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।